जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, ऐसे में आज हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। साथियों, आज यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, आज हम टॉप 14 प्रश्न को करने वाले हैं जो आरपीएफ तथा रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जितने भी प्रश्न साथियों ये आरपीएफ में 2018 वाले बैच में आए हुए प्रश्न थे, तो इन्हीं प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो क्लास साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के समय को गंवाए हुए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। साथियों, यह आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए मैंने नीचे स्लाइड में लिख दिया है कि आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यह, इसीलिए मैंने इसे प्रश्न नंबर 1 में ही चुन लिया है। तो चलिए सर, इसको हम ज्ञात करते हैं। साथियों, जैसे 925 समानुपातिक 16, उसके बाद 830, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इसका उत्तर क्या होगा साथियों। यदि 925 बराबर 16 लिखा जाता है तो 830 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे में साथियों इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम देखिए क्या करेंगे। तो 9 + 2 + 5, इन्हें क्या करेंगे साथियों, तो इन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे। तो 9 2 11, 11 5 16 होता है। तो बस ठीक इसी प्रकार 8 + 3 + 0, इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 और 3 11। तो आंसर इसका होगा 11। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है कि 11। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान प्रश्न था साथियों कि यदि 925 को 16 लिखा जाएगा तो 830 को क्या लिखा जाएगा, तो 11 लिखा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 2 की कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। साथियों, वेन आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आरपीएफ में, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों यह प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, तो साथियों आरपीएफ में भी पूछा जा सकता है। इससे पहले साथियों पहले और दूसरे वाली प्रैक्टिस सेट में मैंने वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को करवाया था, तो आप उसको जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, इन प्रकार के वेन आरेख को हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले दिया है साथियों सप्ताह, महीना और वर्ष। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले साथियों हम सप्ताह वाला डायग्राम बनाएंगे। तो हम पहले साथियों क्या बनाएंगे, तो सप्ताह वाला डायग्राम बना लेते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे महीना। तो देखेंगे कि महीना का सप्ताह से संबंध है। तो साथियों हाँ, महीना का सप्ताह से संबंध है, क्योंकि साथियों सप्ताह से ही महीने का निर्माण होता है। तो हम क्या करेंगे, सप्ताह का महीने से संबंध है। तो साथियों सप्ताह एक छोटा इकाई होता है और महीना उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको हम इसमें रखेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सप्ताह और महीने का संबंध वर्ष से है कि नहीं। तो साथियों वर्ष से सप्ताह और महीना मिलकर के एक वर्ष का निर्माण करते हैं, यानी एक ईयर्स यानी एक साल का निर्माण करते हैं। तो सप्ताह और महीना मिलकर के एक वर्ष बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे साथियों, इनको हम इनके अंदर कर देंगे, यानी सबसे बड़ा वाला डायग्राम इस पर हम बना लेंगे, तो वर्ष का ये हो जाएगा। तो अब इनमें हम देख लेते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन इससे मेल खा रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इससे मेल खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जो साथियों छोटा वाला है ये हो गया सप्ताह का हो गया, और इसके बाद में जो बीच वाला है ये महीने का हो गया, और वर्ष जो है ये बड़े वाले का हो गया। तो इस प्रकार के डायग्राम इसी प्रकार बनते हैं एग्जाम में, इसी प्रकार डायग्राम से इसको सॉल्व किया जाता है। तो सप्ताह, महीना और वर्ष, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक, साथियों प्रश्नवाचक जैसे यहाँ पे है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों मिसिंग नंबर से प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे हल करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है। चलिए अब हम इसको पहले वाले मेथड से ज्ञात करते हैं। अगर पहले वाले मेथड से उत्तर आ जाएगा तो ये वाला मेथड सही रहेगा। तो चलिए साथियों पहले देख लेते हैं कि 30 से 33 बना, 33 से 37, 37 से 42, 42 से 48 और 48 से 55। तो 55 के बाद साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये साथियों देख लेते हैं कि कैसे ये श्रृंखला बढ़ रही है। तो 30 से साथियों 33 हुआ, तो क्या हुआ, +3 हुआ है। इसके बाद में 33 से 37 हुआ, तो 33 से 37 हुआ साथियों, तो +4 हुआ, यानी 33 और 4 37 होता है। अब 37 से 42 हो रहा है, तो साथियों +5 हो रहा है। अब उसके बाद में 42 से 48 हो रहा है, तो +6 हो रहा है, क्योंकि 42 6 48, और 48 से अब साथियों 55 हुआ, तो 55 में तो +7 होगा।
अब इसके बाद में साथियों अब 55 से में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो साथियों यहाँ पे श्रृंखला देख लेते हैं 3 4 5 6 7 यानी क्रम वाइज बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें 8 करना है, प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा साथियों 55 और 8 कितना होता है 63 होता है। तो साथियों 63 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि 63 कहाँ पे है। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 63 यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 63 इसका सही उत्तर है। तो साथियों मिसिंग नंबर के स्थान पे 63 आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इसी प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे साथियों। जैसे यहाँ पे श्रृंखला वाइज यानी क्रम वाइज बढ़ रहा है 3 4 5 6 7 8। तो बस बहुत ही आसान था साथियों, बस हमें इसे इसी प्रकार ही ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 4 है रेलवे आरपीएफ और एसआई में पूछा गया प्रश्न है। आरपीएफ वाले बच्चे तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। साथियों प्रश्न है किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा गया है। साथियों क्या लिखा गया है, तो एग्जाम में साथियों प्रश्न सीधी सी बाद में आपको बोला है कि सांकेतिक भाषा में लिखा गया। किसमें, तो साथियों सांकेतिक भाषा में लिखा गया 541 को 100 लिखा गया है। और तो 671 को क्या लिखा जाएगा, जैसे 541 को 100 लिखा गया है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। साथियों इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, या साथियों चलिए ज्ञात करते हैं। अब देख लेते हैं साथियों 541 को 100 कैसे लिखा गया है। तो साथियों 5 4 9 और 1 10। तो साथियों 10 का स्क्वायर 100, ये वाला मेथड बैठ रहा है। तो देखिए साथियों क्या हुआ है, 5 हुआ है प्लस 4 प्लस 1, ये जो आपस में जो अंक हैं साथियों 541 हैं, इन्हें आपस में जोड़ लिया गया है। क्या किया गया है, तो जोड़ लिया गया। साथियों रीजनिंग में सवाल अक्सर इसी प्रकार से ही ज्ञात किए जाते हैं। तो 5 4 9 और 1 10, ये टोटल होने पे क्या हुआ 10। अब 10 का हम कर देंगे वर्ग, 10 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100 हमें मिलेगा। तो बस ठीक इसी प्रकार 671 को क्या लिखा जाएगा, तो 671 को हम जोड़ लेते हैं, आपस में इनको जोड़ेंगे साथियों। तो 6 प्लस 7 प्लस 1, तो साथियों 6 और 7 13 और 13 1 14। तो 14 का अब हम वर्ग करेंगे। अगर 14 का वर्ग करेंगे साथियों तो 4 चौके 16 और 1 वो, तो 14 14 ही हम 196 होगा। तो साथियों 196 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे साथियों 196 होगा। तो साथियों 671 को क्या लिखा जाएगा, तो 671 को 196 लिखेंगे। तो 196 इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। ऐसे प्रश्न को इसी प्रकार ज्ञात करेंगे, आपस में अंकों को जोड़ करके उसका वर्ग किया गया है। बस 6 7 13 1 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। बस ठीक इसी प्रकार हुआ। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों प्रश्न नंबर 5 है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। साथियों प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब ऑप्शन है साथियों RRB को TTD लिखा गया है, तो AAD को क्या लिखा जाएगा, यानी RRB को TTD लिखा है तो AAD को क्या लिखा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए साथियों इसको हम ज्ञात करते हैं। RRB, इसके बाद TTD लिखा गया, तो R से T हुआ साथियों तो क्या हुआ +2 हुआ है, फिर R से T हुआ तो फिर +2 हुआ है, और B से D हुआ तो +2 हुआ है। श्रृंखला साथियों +2 की बन रही है। तो हम ज्ञात करेंगे A से। A में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, A में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो C होगा, फिर A में +2 जोड़ेंगे तो C होगा, और D में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा F होगा। तो CCF इसका बनेगा डायग्राम साथियों। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में अगर देखेंगे CCF कहीं पे है तो उसका सही उत्तर वहीं हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। साथियों CCF इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि साथियों डेली आपके लिए मेहनत करता हूँ, रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, जिससे आप एग्जाम में अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन को करके आएँ और बहुत ही जल्दी अपनी सफलता की ओर अग्रसर हों और जल्द ही अपनी वर्दी प्राप्त करें। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बस साथियों एक छोटा सा मेहनत है आपसे, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे साथियों, और उन लोगों का भी भला हो। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है कि यदि किसी कूट भाषा में एनिमल को 1 14 9 13 11 2 कूट लिखा जाता है तो CAT का कूट क्या होगा, यानी कूट शब्द लिखा जाएगा साथियों यहाँ पे। जैसे एनिमल को 1 1 4 9 1 3 1 1 2 लिखा गया है, तो कैट को क्या लिखेंगे। तो पहले साथियों हम एनिमल वाला देख लेते हैं कि एनिमल वाला कैसे बना है। तो साथियों ए से एनिमल, पहले तो ए है
तो यहाँ पे ए है, तो ए पहले स्थान पे आता है, तो ए का यहाँ पे पहला स्थान लिखा गया है। एन 14 पे आता है, तो एन 14 पे यहाँ पे हो गया है। आई जो है साथियों, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो यहाँ पे 9 पे कर दिया गया है। उसके बाद में यम जो है साथियों, एल 12 एम 13, तो एम 13 पे आता है, तो एम 13 पे किया गया है। ए 1 पे आता है, तो एक 1 पे किया गया, और एल 12 पे आता है, तो एल को 12 पे किया गया। तो ठीक इसी प्रकार सी ए टी बहुत ही आसान है साथियों, सी ए टी। अब देखेंगे कि सी अल्फ़ाबेट में कौन से स्थान पे आता है साथियों। अल्फ़ाबेट में सी तीसरे स्थान पे आता है, ए आता है पहले स्थान पे, और टी आता है 20 स्थान पे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3 1 2 0 कहाँ पे मिल रहा है साथियों। 3 2 0 1 ये तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो 3 1 2 0 साथियों इससे मेल खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। तो साथियों बस केवल कूट भाषा लिखा गया है, जो अक्षर अल्फ़ाबेट में जो क्रम जिस स्थान पे आएगा उसी क्रम को यहाँ पे हम लिख देंगे। बस एग्जाम में जो पहला वाला ये बैठ रहा है साथियों क्रम, बस वही क्रम को हमें यहाँ पे भी लिखना है। तो सी ए टी का क्रम यही बनेगा 3 1 2 0, तो इसका राइट आंसर यही है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है कि यदि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, सी डी बराबर 343 लिखा है, तो ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343, तो ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा। चलिए साथियों हम सवाल को ज्ञात करते हैं। साथियों ऐसे सवाल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यदि कोई अल्फ़ाबेट में दिया है और उसके बाद में उसका अंक दिया है, तो पहले हम उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे। अगर वो अंक जोड़ने पे नहीं बैठ रहा है तो उसका स्क्वायर या क्यूब करना पड़ेगा। तो पहले साथियों चलिए हम जोड़ते हैं। ए आता है 1 पे आएगा, और बी आता है 2 पे, तो 2 1 3 होगा, प्लस 2 बराबर 3 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 बैठ नहीं रहा, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो साथियों 3 का क्यूब करने पे क्या होगा, 27 होगा। तो साथियों ये यहाँ पे बैठ गया। अब चलिए बी और सी का देखते हैं। बी आता है दूसरे स्थान पे और सी आता है तीसरे स्थान पे। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा साथियों, 5 होगा, और 5 का क्यूब होता है 125, यानी 5 पचे 25 पंचे 125, ये बैठ गया यहाँ पे। अब सी डी का देख लेते हैं। सी आता है 3 पे और डी आता है 4 पे, तो 4 3 7, 7 का क्यूब करेंगे तो साथियों 343 होगा, यानी 7 7 49, 49 7 343। अब हम ए बी डी बी को देखेंगे। ए आता है 1 पे, बी आएगा 2 पे, डी आएगा 4 पे, और बी आएगा 2 पे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 4 7 और 7 2 9। तो 9 का अगर हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे साथियों, 9 का हम क्यूब करेंगे तो हमें जो ज्ञात अंक प्राप्त होगा 9 9 81, और 81 नवैया 81 नवैया, तो 9 1 9 और ये 9 72, तो 729 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा साथियों, 729 प्राप्त होगा। तो 9 का क्यूब 729 होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ऑप्शन में सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। 729 इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न था साथियों। यदि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, सी डी बराबर 343 लिखा है, तो ए बी डी बी बराबर क्या लिखा जाएगा। तो साथियों ए बी डी बी बराबर, अब इन अंकों को हम आपस में इनका जो अल्फ़ाबेट क्रम में अंक आएगा उनको हम लिखेंगे, उन अंकों को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में जो प्राप्त अंक होगा उसका हम क्यूब करेंगे, यानी उसका हम घन करेंगे, फिर जो हमें अंक प्राप्त होगा वो उसका उत्तर होगा। तो 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 8 दिख रहा है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है। साथियों बात हो रही है कि एक पंक्ति है, मान लीजिए एक पंक्ति है ये साथियों, और यहाँ पे जो शिवानी का स्थान है दोनों तरफ से 23वां, यानी शिवानी बीच में है साथियों। यहाँ से भी अगर काउंट करेंगे तो 23 स्थान पे आएगी, और इधर से काउंट करेंगे तो भी शिवानी 23 स्थान पे आएगी। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब साथियों बात हो रही कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी बीच में मान लीजिए शिवानी है। अगर हम सामने से गिनेंगे शिवानी तो 23वें स्थान पे आएगी, और अगर पीछे से गिनेंगे तो भी 23वें पे आएगी। प्रश्न यही पूछ रहा है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है, यानी दोनों तरफ से, यानी इधर से भी और इधर से भी 23वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो साथियों अगर हम इधर से गिनेंगे तो 23 आएगी, तो 23 इधर भी बच्चे रहेंगे और इधर भी 23 रहेंगे। तो आपस में अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 46 होगा। सीधी बात है साथियों, अगर इधर से गिनेंगे तो 23वें स्थान पे आ रही है, और इधर से गिनेंगे तो भी 23वें स्थान पे आएगी। तो 23 और 23 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 46 होगा। अब ऐसे में साथियों
बहुत से बच्चे 46 पे इसका आंसर टिक करके आएंगे, लेकिन 46 इसका गलत आंसर है। क्योंकि साथियों अगर हम किसी व्यक्ति को सामने से गिनेंगे तो यहाँ से भी वो 23वें स्थान पे आ रहा है, और इधर से भी गिनेंगे तो 23वें स्थान पे आ रहा है। तो जो ये व्यक्ति बीच वाला है इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। साथियों क्या कर रहे हैं, जो बीच वाला व्यक्ति है, मान लीजिए शिवानी को हम 2 बार काउंट किए हैं, सामने से भी हम गिने तो 23 पे, और पीछे से अगर हम गिने तो भी 23वें पे आई। तो साथियों जो व्यक्ति इसे हम 2 बार काउंट करेंगे, इसीलिए हम इसमें से एक माइनस करेंगे। तो साथियों हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, बस इसका आंसर आ गया। अगर हम 46 में से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा 45, यानी 45 इसका राइट आंसर, यानी 45 जो है इसका आंसर है। ऑप्शन में 45 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था साथियों। इस प्रकार के प्रश्न सेम इसी प्रकार से काउंट किए जाते हैं। तो किसी पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो पंक्ति में कुल बच्चे की बात की गई थी, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल टोटल 45 व्यक्ति हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है कि एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है, B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। यानी A जो है सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। साथियों सबसे भारी की बात हो रही है, और इसमें चार धातु हैं। एक बॉक्स से मान लीजिए साथियों उसमें 4 धातु हैं ABCD। तो चलिए साथियों इन्हें हम ज्ञात करते हैं। पहले पूछा है साथियों A B से भारी है, जो A है साथियों मान लीजिए A जो है यह B से भारी है, तो B यहाँ पे हो गया। और साथियों जो B है यह C से भारी है, तो C को हम यहाँ पे लिखेंगे, C जो है यह B से कम है। प्रश्न भी यही कह रहा है कि B C से भारी है, तो B साथियों C से भारी है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि A सबसे भारी नहीं है। अब जो साथियों A है जो यह सबसे भारी नहीं है, तो साथियों बचा कौन, बचा D है। तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, तो सबसे भारी साथियों D हो जाएगा। तो D को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि D साथियों सबसे भारी है। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि तो बताइए सबसे भारी कौन है। बस सीधी बात है साथियों सबसे भारी D है, क्योंकि D A जो था A सबसे भारी नहीं है, लेकिन बचा था D, तो D को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि D सबसे भारी है। तो बस प्रश्न पूछा है कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, D सबसे भारी है। अगर बात पूछा था एग्जाम में कि सबसे कम भारी कौन है, तो साथियों का सबसे कम भारी C हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे भारी D है, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के, साथियों दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। साथियों प्रश्न की विशाल है, विशाल नाम का एक व्यक्ति है, वह एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे प्रश्न को हम ज्ञात करने के लिए साथियों क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम बनाएंगे साथियों, क्योंकि डायग्राम अगर बनाएंगे तो प्रश्न बहुत ही जल्दी हमें ज्ञात हो जाएंगे। मान लीजिए ये विशाल हो गया साथियों, ये होगी विशाल हो गए। अब विशाल बोल रहा है एक लड़की को की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादाजी की, साथियों इसकी एक पीढ़ी इसके पिताजी हो गए, इसके बाद में एक पीढ़ी आई दादाजी की। ये मान लीजिए ऊपर वाला दादाजी हो गए, यानी एक पीढ़ी पिताजी हुए और एक पीढ़ी दादाजी। तो दादाजी के एकमात्र पुत्र की, तो एकमात्र पुत्र ये होगा इनके पिताजी हो गए। अब एकमात्र पुत्र की बहू है, तो बहू है तो मान लीजिए विशाल की पत्नी हुई। तो अब बताइए वह विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों सीधा सी इसका उत्तर निकल गया आ गया। अब प्रश्न फिर पूछ रहा है कि बताइए वह विशाल, साथियों बताइए वह लड़की जो है विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों जो लड़की है विशाल की पत्नी होगी, लड़की साथियों विशाल की पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, विशाल की क्या होगी साथियों, पत्नी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है, पाँसे से संबंधित प्रश्न है। पाँसे से संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग साथियों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे है, चाहे स्टेट लेवल की कोई परीक्षा हो, साथियों सभी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों प्रश्न की एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है। साथियों पासा 1 ये हो गया और पासा 2 ये हो गया, तो दर्शाई गई है। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। जो साथियों यहाँ पे 5 है इसका विपरीत फलक पूछा गया है, तो विपरीत अंक कौन सा है। पहले हम इसे ज्ञात करने के लिए दोनों पासे में हम देखेंगे कि कॉमन अंक कौन सा है। तो साथियों दोनों में कॉमन अंक यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी साथियों 2 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम ज्ञात करेंगे साथियों। अब हम 2 पासों का वो लिखेंगे, डायग्राम की नुमा लिखेंगे। तो साथियों अब इनमें कॉमन ये है, तो पहला पासा ये हो गया साथियों, ये पहले पासे क्या हो गया और ये हो गया दूसरे पासे का। अब हम इनको क्या करेंगे, तो हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 से साथियों क्या बनेगा, 4 आएगा और 4 के बाद 3 आएगा। तो यहाँ पे 2 तो वैसे ही 2 हम यहाँ पे लिख देंगे,
फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे साथियों 2 तो पहले ही कॉमन था इसमें भी, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद साथियों 5 आएगा, तो हम 2 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद 5 लिख देंगे। अब प्रश्न क्या पूछा है कि 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो साथियों 5 के विपरीत अंक होगा 3 होगा। साथियों 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे पूछता कि 2 का विपरीत कौन होगा, तो साथियों जो इसमें से बचा है, यानी पासे में कुल टोटल 6 अंक होते हैं, तो यहाँ पे जो 6 बचा है तो 2 का विपरीत हो जाता, 6 हो जाता। साथियों 2 का विपरीत 6 हो जाता। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न एग्जामिनर वाला पूछता कि 2 का विपरीत बताइए, तो साथियों 2 तो दोनों आपस में कॉमन है, लेकिन जब कॉमन अंक दोनों समान है और जो अंक पासे का ना दिख रहा हो तो उसका उत्तर वही हो जाएगा, क्योंकि पासे में कुल टोटल 6 अंक होते हैं, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। और प्रश्न पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो अब साथियों 5 का विपरीत 3 होगा। अगर पूछता है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत 1 हो जाता है। जो सामने सामने अंक बचते हैं वह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो 3 का विपरीत होगा 5, यानी 5 का विपरीत साथियों 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि 5 का विपरीत अंक 3 होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। साथियों मान लीजिए ये एम वाला जो है यह एक आकृति है, इसका अगर हम जल में प्रतिबिंब यानी जल में इसकी परछाई देखेंगे तो कौन से आकार का बनेगा। नीचे साथियों ये इसकी परछाई नुमा हमने जल में मान लीजिए इसका प्रतिबिंब रख दिया है, तो सीधी सी बात है साथियों, अगर जल में हम किसी कांच या शीशे में किसी चीज़ को देखेंगे तो उसका विपरीत अंक दिखाई देता है। अब जैसे साथियों यहाँ पे यम वो डब्लू जो लिखा है, डब्लू इस टाइप में लिखा है साथियों, अगर हम इसको जल में करेंगे तो ये तो इस प्रकार से बनेगा नहीं, ना तो इस प्रकार से बनेगा और ना तो इसका सीधा ये दिखेगा, तो सीधी बात है इसका विपरीत अंक हो जाएगा। तो जब इसका विपरीत बनेगा तो सीधा यम हो जाएगा, डब्लू का उल्टा यम होता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो डब्लू का उल्टा यम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो ये वाला सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। साथियों अल्फ़ाबेट नंबर्स दिया गया है BDF GHJ LNP RTV। साथियों इसमें से हमें विषम शब्द को चुनना है, तो इस प्रकार के शब्दों को चुनने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम इनका अल्फ़ाबेट क्रम लिख लेंगे। साथियों B आता है 2 स्थान पे, D आता है 4 पे और F आएगा, F साथियों 5 पे आएगा, तो 2 4 1। अब दे लेते हैं G कौन से स्थान पे आएगा, तो G आएगा साथियों 7 पे आएगा, H आएगा 8 पे और J आएगा 10 पे। अब देखते हैं ये यल का NP का, तो L आएगा 12 पे, N आएगा 14 पे और P आएगा 16 पे। उसके बाद में हम R वाला देखते हैं, तो R आता है 18 पे, T आता है 20 पे और V आता है 22 पे। तो अब हम इनको देखेंगे कि कौन से प्रकार से क्रम में बढ़े हैं। तो साथियों 2 से 2 + 2 4 यानी +2 हुआ, फिर +1 हुआ। अब यहाँ पे 7 और 1 8 प्लस 1 हुआ और फिर उसके बाद में +2 हुआ। अब 12 से 14 हुआ तो +2 हुआ और फिर यहाँ पे भी 14 से 16 तो +2 हुआ। अब 18 से साथियों 20 हुआ तो +2 हुआ और 20 से 22 हुआ तो +2 हुआ। तो साथियों सॉरी यहाँ पे F आएगा 6 नंबर पे आएगा, तो साथियों +2 हो रहा है, तो +2 अब यहाँ पे साथियों हमें सभी में +2, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साथियों +1 और +2 हो रहा है, तो यहाँ पे विषम शब्द ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे +2 और +1 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 14 है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। बहुत ही आसान है साथियों, संबंधित शब्द का चयन करना है। यदि जूते का संबंध पैर से है तो टोपी का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान प्रश्न साथियों। जैसे मान लीजिए जूते को हम पैर में पहनते हैं, तो टोपी को हम कहाँ पे पहनेंगे साथियों, कमर में नहीं पहनेंगे, पैर में नहीं पहनेंगे, हाथ में नहीं पहनेंगे, सेम सिर में पहनेंगे। टोपी को साथियों हम कहाँ पे पहनेंगे, तो सिर में पहनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा, यानी जूते का संबंध पैर से है तो टोपी का संबंध सिर से है। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो का लिंक साथियों अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि साथियों जब तक आरपीएफ कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक इस चैनल पर डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। अब साथियों कल या परसों से मैं इससे संबंधित जो साथियों मैथ होते हैं, रीजनिंग और जीके जीएस, इन सभी को हम एक साथ में इसका प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। लेकिन यह मैं कब कराऊंगा, जब आप लोग डेली साथियों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल पर विजिट करेंगे तो मैं इन सभी का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में पिछली बार पूछे गए थे। क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर पेपर हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जब तक हम प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं हल करेंगे तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं लगने वाला। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के ही अकॉर्डिंग ये वाला पेपर बनता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर हल करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो बस जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाता रहूँगा। तो बस आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।